एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। ये मेरा चैनल सिर्फ शैक्षिक चैनल है। इस पर मेरा प्रयास यही रहता है कि इस लॉकडाउन के समय में विद्यार्थियों की कुछ बेहतर सहयोग किया जाए। आज अपने इसी क्रम में आज का जो हमारा वीडियो है और हमारा आज का टॉपिक है वन का महत्व। वनों के महत्व पर ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, तो कृपया ध्यान से आप लोग मेरी बातों को सुनिए। क्या महत्वपूर्ण है, ये मेरी कोशिश रहेगी कि उसको आप तक कैसे पहुंचाएंगे। तो ध्यान से सुने। वन प्रकृति के द्वारा मुझे प्रदान किया गया एक अमूल्य संसाधन है, या प्रकृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं दिया जा सकता। प्रकृति ने हमें वरदान स्वरूप हमारी पृथ्वी को दिया है। पृथ्वी पर जो वन है उनके आभूषण और गहनों के समान है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संपूर्ण विश्व में जलवायु की विभिन्नता के आधार पे, धरातल की बनावट के आधार पे और मिट्टी की विभिन्नता के आधार पर संपूर्ण विश्व में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। उसमें से जो महत्वपूर्ण वन है उस पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। आपका ध्यान भी आकर्षित करना चाह रहे हैं कि मेरी आवाज को ध्यान से सुने। पहला, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जो भूमध्य रेखा के 5 अंश उत्तर में और 5 अंश दक्षिण में पाए जाते हैं। सबसे धरातल के सबसे एक बड़े भूभाग में इनका विस्तार है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अमेजन के वन और अफ्रीका महाद्वीप में, कुछ एशिया में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी इनका कुछ भाग आता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वहां पाए जाते हैं जहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है। वहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये वन बहुत घने होते हैं। इनकी जो ऊंचाई है वो 70 से 100 मीटर के तक होती है। बहुत सघन होते हैं। इसमें बहुत सारी बेल और लताएं भी होती हैं। इतना सघन होता है कि इन वनों में सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे नीचे की भूमि दलदली हो जाती है। बहुत ही सघन वन पाए जाते हैं। यहाँ का तापमान 27 से 30 अंश सेल्सियस होता है। यहाँ पर डेली बरसात होती है और यहाँ के वन हमेशा हरे भरे और सदाबहार वन यहाँ पाए जाते हैं। इन वनों में जो महत्वपूर्ण वन है उसमें रोजवुड, महोगनी, रबड़, ताड़, बांस, इस तरह के वन इसमें पाए जाते हैं। इन वनों का बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे पृथ्वी पर जितनी भी ऑक्सीजन मुक्त होती है उसमें सबसे ज़्यादा 20 से 22% ऑक्सीजन उष्णकटिबंधीय वनों से ही प्राप्त होती है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान अमेजन नदी घाटी के सेल्वास वन का रहता है। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिन्हें हम मानसूनी वन भी कहते हैं। ऐसे वन जहां पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से लेके और 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ऐसे स्थानों पे मानसूनी वन पाए जाते हैं। मानसूनी वन की एक विशेषता होती है कि एक निश्चित समय में गर्मियों से बचने के लिए बसंत के महीने में अपने पत्तों को गिरा देते हैं। इन वनों में साल, सागौन, देवदार, आम, महुआ, नीम, जामुन, पीपल, बरगद ऐसे वृक्ष इसके अंतर्गत आते हैं। ये सारे वृक्ष एक निश्चित समय में अपने पत्ते गिरा देते हैं, जिसके कारण इनको मानसूनी वन कहते हैं या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहते हैं। तीसरा होता है भूमध्यसागरीय वन। ऐसे वन जो हमारे विषुवत रेखा के 30 से 45 अंश उत्तरी ध्रुव की तरफ और दक्षिण ध्रुव में
40 डिग्री के आसपास या उसके ऊपर ये वन पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के आसपास भूमध्य सागर के आसपास पाए जाने के कारण इन वनों को भूमध्य सागरीय वन कहते हैं। भूमध्य सागरीय वनों की विशेषता यह होती है कि यहाँ पर जो वर्षा है वो ग्रीष्म ऋतु में नहीं होती है, शीत ऋतु में होती है। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में जो वन पाए जाते हैं वहाँ पर वन रसेदार फल वाले वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में या भूमध्य सागरीय प्रदेश में नींबू, संतरा, नारंगी, शहतूत जैसे रसदार वृक्ष पाए जाते हैं। अगला है मरुस्थली वन। मरुस्थली वन में ऐसे वन आते हैं जिसमें छोटे छोटे वृक्ष होते हैं, जिसमें कटीली झाड़ियाँ और होते हैं। मरुस्थली भागों में जो वर्षा है वो 15 सेंटीमीटर से कम होती है। ऐसे भागों में जो वृक्ष होते हैं वो उनमें पत्तियां बहुत छोटी होती हैं, उनमें कांटे होते हैं, उनकी त्वचा बहुत मोटी होती है ताकि उनमें उनकी जो वाष्पोत्सर्जन है तो उसमें उनके अंदर की जो नमी है वो बाहर ना निकलने पाए। उनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, वो ज़मीन के अंदर से मरुस्थली भागों में, क्योंकि वहाँ पर रेत बहुत होता है, पानी के स्रोत नहीं होते हैं, तो वो जड़ों से अपने लिए पानी लेते रहते हैं। लेकिन उनकी जो त्वचा होती है वो बहुत मोटी होती है ताकि उनका वाष्पीकरण ना हो सके। विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है जो अफ्रीका महाद्वीप में है। भारत में थार मरुस्थल है जो जहाँ वर्षा 15 सेंटीमीटर या उससे कम होती है। तो वहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं वो कटीली झाड़ियाँ हैं, कैक्टास है, बबूल है, नागफनी है, ऐसे वृक्ष वहाँ पर बहुतायत पाए जाते हैं। अगला है कोणधारी वन या शंकुधारी वन या टैगा वन उनको कहते हैं। ऐसे वन ये वन जो 66.5 अंश से लेके ध्रुवों के बीच में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं। यहाँ पर जो ग्रीष्म ऋतु होती है बहुत कम समय की होती है, शीत ऋतु एक बहुत लंबी होती है, इसलिए यहाँ पर शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं जिन्हें टैगा वनस्पति या कोणधारी वन कहते हैं। इन वृक्षों की जो तना होते हैं बहुत मोटे हैं, टहनियाँ बहुत कम होती हैं, ऊपर शंकु के समान होते हैं और ये बहुत विरल होते हैं। ऐसे वन बहुत विरल होते हैं। अगला है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन वो वन होते हैं, इन्हें अनूप वन भी कहते हैं। ये समुद्र तटीय क्षेत्रों में खूब पाए जाते हैं और तो इनका ये तो विश्व के संदर्भ में हो गया। भारत के संदर्भ में ये कह सकते हैं कि भारत में भी विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी पश्चिमी घाट और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरा, मानसूनी प्रदेश भारत के अधिकांश हिस्से में पाए जाते हैं। भारत, म्यांमार, थाईलैंड और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में जो मानसूनी वन है बहुत पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन भी भारत में बहुत पाए जाते हैं। सुंदरबन डेल्टा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और जिसमें सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण उसको सुंदरबन कहा जाता है। जो मैंग्रोव वन होते हैं अनूप वन के नाम से भी जाने जाते हैं। ये वृक्ष समुद्र और तटों के बीच में एक अच्छा व्यवहार करते हैं कि समुद्र से आने वाले समुद्री तूफान, चक्रवात और ज्वार भाटा से तटों की रक्षा करते हैं। मैंग्रोव वन की जड़ें इतनी ज़्यादा मजबूत होती हैं कि ये जो समुद्र से आने वाले चक्रवाती तूफान को और ज्वार और भाटे को मतलब सह लेते हैं। ये वृक्ष गिरते नहीं हैं, बहुत मजबूती से रहते हैं। भारत में पश्चिम बंगाल में और गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और उड़ीसा में ये वृक्ष बहुतायत पाए जाते हैं। सबसे अधिक क्षेत्र मैंग्रोव वन का पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। उसका 24 परगना जिला इस वन की अधिकता के लिए विख्यात है। आइए अब कुछ वनों के बारे में और विस्तार से जानने का प्रयास करें। भारतीय वन नीति 1952 के तहत भारत की एक पॉलिसी है, जिसे भारतीय वन नीति इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में बनी थी, 1952 में बनी थी। उसके तहत किसी भी देश का अगर वो अपना पारिस्थितिक संतुलन अच्छा चाहता है, पर्यावरण में संतुलन चाहता है,
तो वह अपने भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% उसका भाग वनों से घिरा होना चाहिए। कहने का तात्पर्य जितना उसके पास जमीन है, जितना उसकी भौगोलिक विस्तार है, उसका 33% भाग वनों से ढका होना चाहिए। और पहाड़ी क्षेत्रों में यह औसत 2/3 हो जाता है, वहाँ पर उसका 66% लमसम वनों से ढका होना चाहिए। वन नीति के तहत ये प्रयास किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को पोषण प्रदान किया जाए, उनको लगाया जाए, उनको अनावश्यक काटा ना जाए। और उसी क्रम में अब भारत के संदर्भ में भी और थोड़ा से जानने का प्रयास करेंगे कि जो भारत का अभी 30 दिसंबर 2009 को IFSR इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो देहरादून में स्थित है वो जारी करता है, हर 2 साल में जारी करता है। 1987 से इसकी शुरुआत हुई थी, पहली बार जारी किया था, और अभी लास्ट में 30 दिसंबर 2019 को भारत सरकार के माननीय श्री पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु मंत्री माननीय श्री प्रकाश जावड़ेकर ने अभी जो 30 दिसंबर 2019 को आंकड़े जारी किए हैं IFCR के, उस आंकड़ों के अनुसार इस समय भारत में 8,07,276 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं, जिसमें वनावरण और वृक्षारोपण ये दोनों को मिला के है, जो संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% है। इसमें 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे अधिक जो वन क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। अगर वनों के प्रतिशत के में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वनों का जो प्रतिशत है, उसके भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत है, उसमें नंबर 1 पर मिजोरम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर मणिपुर है, ऐसे करके हैं। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है तो उत्तर प्रदेश में जो वन क्षेत्र है वो 14,806 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 1.65% है। 6.15% है, जो बहुत अच्छा नहीं है। जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 14,806 वर्ग किलोमीटर, वो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 6.15% है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। इन वनों का बहुत ही महत्व है, हमेशा से इनका बहुत महत्व रहा है, और ये हमारे विकास में मदद करते रहे हैं प्राचीन समय से इनका, क्योंकि जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो सभी इनसे मिलती रही हों, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो कपड़ा हो, और चाहे वो मकान हो, आवास के रूप में, भोजन के रूप में और कपड़ों के रूप में हम प्राचीन काल से ही वनों पर निर्भर रहे हैं। अब हमेशा वनों के महत्व पर सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो सामान्य आधारित विषय हो, चाहे वो पर्यावरण हो, उन सभी पर हमेशा वनों के महत्व पर सवाल पूछे जाते हैं। सवाल इस तरह पूछे जाते हैं कि वनों का क्या महत्व है, वनों के कोई 4 महत्व बताएं, वनों के कोई 4 अप्रत्यक्ष लाभ बताएं, वनों के कोई 4 प्रत्यक्ष लाभ बताएं। ऐसे करके सवाल पूछे जाते हैं, पूछे भी जाते हैं, निश्चित ही पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए। जो वनों का महत्व है, प्राचीन काल में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से जो वन है वो हमारे लिए या मानव समुदाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हों। अब उनके जो लाभ हैं, उनका जो महत्व है, उनसे कौन कौन से हमें लाभ मिलते हैं उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि वर्षा में वन जो होते हैं वो वर्षा में सहायक हैं, तापमान का नियंत्रण करते हैं, CO2 और CO कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में समन्वय स्थापित करते हैं, संतुलन स्थापित करते हैं। पशुओं के लिए हमको चारा वहां से मिलता है, बहुत सारे फल और फूल हमको वहां से मिलते हैं, जलाने के लिए, ईंधन के लिए लकड़ियां मिलती हैं, उद्योगों के लिए, चाहे वो
फर्नीचर उद्योग हो, चाहे वो दिया सलाई उद्योग हो, चाहे वो कागज उद्योग हो, तो उन उद्योगों के लिए कच्चा माल भी हमें वनों से ही मिलता है। औषधियाँ, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी हमको वनों से मिलती हैं। ऐसे बहुत सारे पशुओं के लिए आवास भी उपलब्ध कराते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो लाभ हैं हमको, वो वनों से होते रहते हैं। उसमें से कुछ जो लाभ हैं वो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई पड़ते हैं, और कुछ ऐसे लाभ हैं जो मुझे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो हमारी मदद करते हैं। तो पहले एक बार जो प्रत्यक्ष रूप से वन हमें लाभ पहुंचाते हैं उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। प्रत्यक्ष लाभ में क्या होता है कि जैसे ईंधन के लिए लकड़ी हमें मिल जाती है वनों से, फर्नीचर के लिए हमें लकड़ी वनों से मिल जाती है, उद्योगों के लिए भी लकड़ी हमें वनों से मिल जाती है, और पशुओं के लिए चारा हमें वनों से मिल जाता है, और बहुत सारी जड़ी बूटियां भी हमको वनों से मिल जाती हैं। तो ये, और क्या कहते हैं, कृषि उपज के लिए जो हमारी कृषि की उर्वरा शक्ति है वो भी इससे अच्छी हो जाती है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि भी होती है, और जब हम जंगली उत्पादों को बाहर निर्यात करके जब उससे हमको विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, तो इससे हमारे देश में धन की भी प्राप्त होती है। तो इस तरह करके ये बहुत सारे प्रत्यक्ष लाभ हैं। और अप्रत्यक्ष लाभ, बहुत सारे अप्रत्यक्ष लाभ भी हैं। जैसे वर्षा में सहायक, वनों से वर्षा में सहायता मिलती है, या वर्षा करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा, तापमान के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला है, और अपक्षय और अपर्दन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑक्सीजन की हमें पूर्ति करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, धूल और मिट्टी का भी अवशोषण करते हैं, और हमारे पशुओं के लिए आवास भी उपलब्ध कराते हैं, हमारे पारिस्थितिक तंत्र को अनुकूल बनाते हैं, जो हमारे भूमिगत जल के स्रोत हैं उसका उच्च स्तर बनाए रखते हैं। ऐसे अप्रत्यक्ष लाभ हैं। ऐसे और भी बहुत सारे अप्रत्यक्ष लाभ भी हैं, लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थवश इन वनों का अंधाधुंध दोहन कर रहा है, जिससे इनका यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में वनों का विनाश हो गया है। वनों के विनाश से बहुत बड़ी समस्याएं हमारे बीच में आ गई हैं। आजकल देखा होगा, अभी पिछले दिनों इस लॉकडाउन के समय में एक वीडियो देहरादून की वायरल हुई थी। उसमें शहर के क्षेत्र में बहुत सारे हिरन, बारहसिंगा वगैरह आ गए थे, और ऐसे कभी कभी सुनने में आता है कि टाइगर और या बाघ मनुष्यों पे हमला कर दिए हैं। तो उसमें उनका बहुत ज़्यादा दोष नहीं है, उसमें दोष हम लोगों का ज़्यादा है, क्योंकि वो मेरे घरों में नहीं आए हैं। हम लोगों ने अपने स्वार्थवश उनके घरों में जाके उनके घरों को नष्ट किया है। तो इसीलिए वो भोजन और पानी की तलाश में, क्योंकि उनके लिए जब उपयुक्त स्थान बचे ही नहीं है, लोग जंगलों में खेती करना शुरू कर दिए हैं, वहाँ का वनों काट के उनके घरों को पर कब्जा कर लिया है, तो वो मानव गांव की ओर बढ़ते हैं, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका मनुष्यों की ही है। वनों को बचाने के लिए समय समय पर बहुत सारे प्रयास भी होते रहे हैं। 1973 में एक प्रयास इसी तरह का हुआ था। उसमें चंद्री प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा उन्होंने 1973 में चिपको आंदोलन चलाया था। वहाँ पर कुछ लोग पेड़ों को काटने के लिए जब वहाँ पर लोग आए थे, तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने वृक्षों से चिपक कर उनको काटने से बचाया था, जिसका नाम चिपको आंदोलन हो गया था। इसी तरह का प्रयास पूरे भारत में चलाए गए थे वृक्षों को बचाने के लिए। वृक्ष हमारी धरती के महत्वपूर्ण गहना है, उनका आभूषण है, उनसे हमें अमूल चीज़ें वस्तुएं मिलती रहती हैं। तो हमें उनको बचाने का भी प्रयास करना चाहिए। अगर वन नहीं रहेंगे तो निश्चित ही हमारी जो धरती का हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो पूरी तरह से असफल हो जाएगा, और इस पर रहने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए एक मुसीबत बन जाएगी। तो इसलिए अपने वनों को सुरक्षित रखना चाहिए। 1988 में भी एक वन नीति आई थी। उस वन नीति में ये कहा गया था कि जो व्यर्थ की ज़मीनें हैं, जो फालतू की ज़मीनें पड़ी हैं, उस पर वृक्षारोपण किया जाए, और वनों के लिए जो ऐसे उद्योग हैं जो वनों पर डिपेंड हैं, उन पर कोई दूसरे
उनका कोई दूसरा माध्यम बनाया जाए जिसमें एल्युमिनियम एक अच्छा स्रोत था, जिसके वस्तुएं बनाने से वनों पर हमारी निर्भरता कुछ कम हुई थी, लेकिन फिर भी कम नहीं हुई है। आज हमारे पहाड़ सब नंगे हो गए हैं, उनके सारे वृक्षों को काट लिया गया है। अगर पहाड़ों के से वृक्षों को अगर काट दिया जाता है तो पहाड़ नंगे हो जाते हैं, जिसमें जो उनमें मिट्टी की पकड़ होती है वो खत्म हो जाती है, भूस्खलन का खतरा होता है, पर्यावरण के विनाश का खतरा होता है, पारिस्थितिक का संतुलन हो जाता है। इसलिए सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि वृक्षारोपण अवश्य करें। और ये हम पुराणों में भी और ऋषि मुनियों के द्वारा भी समय समय पे कहा गया था कि एक वृक्ष 100 पुत्र के समान है। एक वृक्ष 8 AC के बराबर ठंडक देते हैं, हमारे तापमान को नियंत्रण करते हैं। इसलिए वृक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। वृक्षों का सेवन, वृक्षों का निर्माण, उनका पौधरोपण अपने पर्यावरण में जहां आसपास जमीनें पड़ी हैं फालतू, वहां पे अवश्य करना चाहिए। आप लोगों ने एक चीज और देखा होगा, एक पीछे कई सालों से एक शब्द बहुत प्रचलन में आ रहा है, ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर एक शब्द है, आप सभी लोग देखते होंगे जब हम लोग अपने घरों से सड़कों की तरफ जाते हैं तो सड़क के किनारे वहां पौधों का रोपण किया जाता है। वो पौधे जब बड़े हो जाते हैं तो फल फूल तो देते ही, छाया भी देते हैं, जो तापमान का नियंत्रण भी करते हैं। साथ में सड़कों पर दौड़ती हुई गाड़ियां जो बहुत ज़्यादा शोर करती हैं, उनके ध्वनि को अपने आप में अवशोषित कर लेते हैं, जिसे हम ग्रीन मफलर के नाम से जाते हैं। यानी ग्रीन मफलर का मतलब ये है, वो वही वृक्ष हैं जो पेड़ जो रोड के किनारे लगाए जाते हैं, और वो क्या करते हैं, गाड़ियों से निकलने वाले तीव्र प्रकार के ध्वनियों को अवशोषित करते हैं, जिसे हम ग्रीन मफलर कहते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।